नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बिहार उपचुनाव के परिणाम के बाद बिहार की सियासत गर्म होनी शुरू हो गई है और प्रशांत किशोर फैक्टर साफ साफ दिखने लगा है। प्रशांत किशोर ने भले ही जीत हासिल न की हो, तरारी और रामगढ़ में तो जमानत ही जब्त हो गई, लेकिन इमामगंज और बेलागंज में जिस तरीके से प्रशांत किशोर के कैंडिडेट ने बैटिंग की, या यूं कहें कि प्रशांत किशोर ने बैटिंग की, तूफान उठ खड़ा हुआ है। अब देखिए, सुरेंद्र यादव, हम लोग तो कह ही रहे थे, सुरेंद्र यादव जिनका कब्जा 34 साल तक बेलागंज पर रहा, जहानाबाद के सांसद बन गए, उनके बेटे विश्वनाथ यादव भी आरजेडी के प्रत्याशी थे। उन्होंने भी यह मान लिया कि हार की बड़ी वजह प्रशांत किशोर है। मतलब प्रशांत किशोर का प्रहार प्रारंभ हो गया है और जब लड़ाई में 3 होते हैं तो पहले कोई एक खत्म होता है। कौन खत्म होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन सुरेंद्र यादव की यह स्वीकारोक्ति कि डैमेज किया प्रशांत किशोर ने, वे जीत नहीं सकते हैं, हरा तो सकते ही हैं, यह स्वीकारोक्ति सुरेंद्र यादव की है। देखिए, तेजस्वी यादव कब मानेंगे, क्योंकि देखिए 11 नवंबर को चुनाव प्रचार खत्म हुआ था उपचुनाव के लिए, 13 नवंबर को वोटिंग हुई थी। इसके बाद हमने कोई आरजेडी की गतिविधि बिहार में नहीं देखी है। बिहार विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो चुका है, तेजस्वी यादव जा रहे हैं, आज शराबबंदी पर वे बोले हैं, लेकिन हमने और आपने यह भी महसूस किया है कि देखिए, सरकार के खिलाफ जितने मुद्दे चुनाव के पहले दिखाई पड़ते हैं, चाहे लैंड सर्वे का मुद्दा था, चाहे प्रीपेड मीटर का मुद्दा था, चाहे जहरीली शराब कांड का मुद्दा था, वह वोटिंग के समय गौन हो जा रहा है। पता नहीं क्यों जनता को भरोसा ही नहीं होता है नीतीश कुमार का विकल्प आरजेडी हो सकता है। तो देखिए, यह जो प्रहार है वह सिर्फ आरजेडी इंडिया ब्लॉक में ही नहीं दिख रहा है। आनंद मोहन, एनडीए के नेता लवली आनंद के हस्बैंड शिवहर सांसद, तो देखिए आनंद मोहन भड़के हैं चिराग पासवान, और चिराग पासवान पर इस कदर भड़के हैं, समस्तीपुर में उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान को यह बताना चाहिए कि वे एनडीए में हैं तो किस लिए हैं, वे क्यों नहीं गए इमामगंज। शिवहर की 30 भी उन्हें याद है कि कार्यक्रम लगाकर रद्द कर दिए जाते थे। और आनंद मोहन यह भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान को यह भी प्रमाणित करना होगा कि वे पासवान के भी नेता रह गए हैं कि नहीं रह गए। यदि वे पासवान के नेता हैं तो फिर इमामगंज में एक नया लड़का चुनाव लड़ने को आता है, जितेंद्र पासवान जनसुराज का उम्मीदवार बनता है, उसे 37,000 मत कैसे प्राप्त हो जाता है। तो एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों ओर प्रशांत किशोर के प्रहार और प्रशांत किशोर के तूफान की चर्चा उठी है। देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि इंडिया ब्लॉक में उदासीनता दिखती है। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है बिहार विधान परिषद के लिए। वहां अभिषेक झा जेडीयू के उम्मीदवार हैं, गोपी किशन आरजेडी के उम्मीदवार हैं, जनसुराज ने भी उम्मीदवार उतारा है और राकेश रोशन भी चुनाव लड़ रहे हैं। हम यह देख रहे हैं कि एनडीए के तमाम बड़े बड़े नेता, चाहे ललन सिंह हो, चाहे संजय झा हो, चाहे देवेश चंद्र ठाकुर हो, सभी के सभी सक्रिय हैं, लेकिन आरजेडी की ओर से कोई हलचल दिखाई नहीं पड़ रही है। प्रशांत किशोर भी उधर ही चले गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब प्रशांत किशोर का तूफान उठ खड़ा हुआ है, आप यह मानने लगे हैं कि वे हराने की स्थिति में आ गए हैं, तो फिर इस तूफान को रोक कैसे पाएंगे, और इसकी चुनौती से आप बाहर नहीं निकलेंगे तो 2025 तो आपके लिए बहुत ही दूर है। जैसा आप कह रहे थे कि भाई 35-40 सीटें भी मुश्किल हो जाएगी। अजीत जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, एग्जैक्टली आज एक आरजेडी से जुड़े हुए एक व्यक्ति, सज्जन सवेरे हमारी बात हुई उनसे, उन्होंने हम लोग का प्रोग्राम नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हाल रहा तो आरजेडी 30-40 सीट पर रह जाएगी। तो ये जनरल जो हम लोग उस दिन हम लोग जो कैलकुलेट किया, तो हम लोग इस ग्राउंड पर कैलकुलेट कर रहे थे कि आप 3 में से 2 लूज कर रहे हैं, तब 35-40 में कहा था। यहाँ तो आप तीनों के तीनों लूज कर गए।
जी। तो जब तीनों लूज कर गए उसके बाद क्या संभावना आपके लिए बनती है? हम्म। ये एक बड़ा सवाल आरजेडी के लिए है। और हमने आज वो सुरेंद्र यादव की प्रतिक्रिया सुनी, हम पहले वहीं से शुरू करते हैं, चूंकि दो पहलू हैं, एक तो एनडीए में भी घमासान है प्रशांत किशोर की वजह से, और बिल्कुल। इंडिया ब्लॉक में भी है। तो पहले हम्म। इंडिया ब्लॉक से ही शुरू करें, चूंकि जो सबसे बड़ा जो झटका था इस चुनाव का, जो सबसे हाईलाइट था, वो ये जी। था कि सुरेंद्र यादव का 34 साल का वर्चस्व टूट गया। हम्म। पत्रकार ने उनसे पूछा कि 32 साल का, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल। 34। हम्म। तो 34 साल का उनका वर्चस्व टूटा। वो उस पूरे वीडियो में आप देखिए, एक तो फ्रस्ट्रेशन था, हम्म। मतलब एक फ्रस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, नाराजगी, बौखलाहट जिसको बोलते हैं कि हम हम्म। कैसे हार गए। जी। एक तो ये टोन था, पूरे उसका टोन ये था। हम्म। और उसमें वो जो जिसको लेकर के हम लोग बार बार कहते हैं कि अगर तेजस्वी यादव और लालू यादव अपने नेताओं को समझाएंगे नहीं कि आप हम्म। कैसे बात करिए, आपका लहजा कैसा हो, आप किस तरह से विनम्र होकर के बात कर सकते हैं, किसी के प्रति सम्मान कैसे प्रदर्शित करते हैं, अगर ये नहीं सिखाएंगे तो आगे बहुत मुश्किल होने वाली है। जी। जितने अपमानजनक तरीके से सुरेंद्र यादव नीतीश कुमार के लिए बात कर रहे थे, हमने तो हम्म। किसी को नहीं सुना इस तरह से नीतीश कुमार के लिए कोई बात करे कि हम्म। उसको वो रिजाइन करके आके लड़ जाए। उसको कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं, उसको आप कैसे, मतलब आपके कितने भी प्रबल विरोधी हैं, आप एक जी। सम्मान सुजनक तो उनके लिए विशेषण इस्तेमाल करेंगे कि नहीं विशेष इस्तेमाल करेंगे? तो बिल्कुल। उसको कहते हैं इस्तीफा देकर के चुनाव लड़ जाए, और तब हम बता देंगे, जीत अगर हम हार गए तो हम राजनीति छोड़ देंगे, लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे। मतलब हम नहीं हार सकते हैं। जी। ये जो एक थिंकिंग है कि हम नहीं हार सकते हैं, ये डेमोक्रेसी में कभी नहीं होता है। इंदिरा और गांधी नीतीश हारी है, कुमार की बात छोड़िए, रॉकी यादव की मां ने चुनाव हरा दिया आपको। हार दिया आपको। तो जी। ये इस अहंकार का क्या मतलब है? जिस लोकतंत्र में इंदिरा गांधी चुनाव हारी, कई बार अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हारे, आप किस खेत की बिल्कुल। मूली है कि आप नहीं हार सकते हैं? और आप हम्म। हार गए तो एक बार सारी चीजों को क्वेश्चन करने लगेंगे। जी। तो ये जो अहंकार है, ये जो तरीका है, लहजा है आरजेडी के नेताओं का, ये बदलना होगा लंबे समय की राजनीति के लिए। आगे उन लोगों को इसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, हम्म। क्योंकि अब आगे दो जिन लोगों से चैलेंज है, वो दोनों अपने अपनी विनम्रता और अपने सादगी वाली, अपने मतलब अच्छी सुचिता वाली राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। जी। प्रशांत किशोर हो चाहे नीतीश कुमार हो, तो एक तो हम्म। ये हमने मार्क किया, तो हमने वो पहले उसका जवाब देना, हमको हमको था कि उस पर हमको जरूर कुछ कहना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात, जो प्रशांत किशोर वाली बात कही, दोनों तीनों बातें उसमें आती हैं। प्रशांत किशोर, उन्होंने माना कि हरवा सकते हैं। हम्म। तो ये तो इसका मतलब है, जो राजनीति का सिद्धांत काशीराम ने दिया था कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा बिल्कुल। हरवाने के लिए, और तीसरा जीतने के लिए लड़ा जाता है। जी। तो यहाँ पर प्रशांत किशोर दूसरे ही स्टेप से शुरू कर रहे हैं। हम्म। हारने के लिए वो लड़े, वो तो हरवाने के लिए, मतलब वो दूसरा स्टेप जो था काशीराम की राजनीति का, उस स्टेप से प्रशांत किशोर शुरू कर रहे हैं। जी। इतनी वक्त उन्होंने बना ली 2 महीने की पार्टी की, कि वो हरवा सकता है उस पार्टी को जिस पार्टी ने आज से 34 साल पहले कमान संभाली प्रदेश की, और उसके बाद लगभग 15 साल तो बिहार में, और उसके बाद 5 साल सेंटर में राज किया। तो जी। उस पार्टी को ये खतरा है कि प्रशांत किशोर हरवा सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा थ्रेट है। हम्म। तीसरी बात यह है, जो आपने उसमें सुरेंद्र यादव ने कहा, जब एमओआई समीकरण के बारे में पूछा गया, तो वो बात को उन्होंने घुमाना शुरू कर दिया। आप सीधे सीधे क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं कि आपका समीकरण टूट गया एमओआई का? जी। मुस्लिम यादव का समीकरण आपका टूट गया, आप नीतीश कुमार पर आप ठिकरा फोड़ने लगे कि वो वक्फ बोर्ड वाले बिल पर अपना स्टैंड क्लियर करें। तो हम्म। उन्होंने तो नहीं किया है, अभी भी स्टैंड क्लियर नहीं किया है। जी। तो क्या उसका फर्क पड़ गया? किसी भी इस बाई इलेक्शन में उसका क्या फर्क पड़ गया? उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है, तो नहीं नहीं, कोई फर्क देखिए नहीं। बेलागंज में मुसलमानों ने, मतलब चाहे प्रतिशत जितना हो, कुछ लोग 20% कर रहे हैं, कुछ लोग 30% कर रहे हैं, इन सबों के बावजूद नीतीश कुमार के उम्मीदवार मनोरमा देवी को वोट कर दिया। हाँ, तो इसी चिंता में है ना, ये तो इसी चिंता में ये सुरेंद्र यादव की जो यही चिंता थी ना, कि आप अगर आप, अब उनको ये भी खतरा लग रहा है, और ये उन्हीं की चिंता नहीं है, ये पूरे आरजेडी की चिंता होगी कि नीतीश कुमार को वोट जा सकता है मुसलमान का। बिल्कुल। तो आप इस चिंता में वक्फ बोर्ड वाला मामला लेके आ गए कि नीतीश कुमार का क्या स्टैंड है, चंद्रबाबू नायडू का क्या स्टैंड है। कोई स्टैंड नहीं है, तब भी 20% के करीब मुसलमान उनको वोट दिया। और उसके बाद आपका सारा स्टैंड क्लियर है, तब भी आपको 10% वोट नहीं मिला। जी। आपका मुस्लिम का वोट या तो चला गया प्रशांत किशोर के साथ, या तो चला गया कुछ उनके, जितना जितना जेडीयू को गया उतना ही आपको भी मिला, जबकि आपका बहुत स्टैंड क्लियर है। तो बिल्कुल। इसका तो कोई मतलब नहीं है ना कि आप एक कोई भावनात्मक मुद्दा उठा लेंगे मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ, और चाहेंगे कि उसके आधार पर आपको 100% समर्थन मिल जाए। ये तो अब नहीं होने जा रहा है। जी। आपको राजनीतिक स्टैंड भी उसमें क्लियर करना होगा, जो जिसको लेकर के प्रशांत किशोर ने सबसे ज्यादा अटैक किया है, कि आप उस कौम की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं। आज तो बिल्कुल। मुख्य क्या है?
मुख्य तो राजनीतिक भागीदारी का है, न हिस्सेदारी का है, कि जो पावर स्ट्रक्चर है उस पावर स्ट्रक्चर में किसी भी समुदाय की क्या भागीदारी है। आज सारी अरे जातियां इसी के लिए तो लड़ रही एक हैं। बात और आप नोटिस करेंगे कि देखिए, आपने उपचुनाव के वक्त आपने ओसामा साहब की एंट्री करा ली, आपने दोस्ती कर ली हिना साहब के साथ, शहाबुद्दीन फैमिली के साथ, लेकिन आप उनका इस्तेमाल कहां कर रहे हैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए? आपने कभी सुना कि अब्दुल बारी सिद्दीकी कहीं मजलिस कर रहे हों, अली अशरफ फातमी कहीं मजलिस कर रहे हों, और जो इनके पास कारी शोएब कहीं लगे हुए हों, और मतलब आरजेडी की ताकत बढ़ाने के लिए? और साथ साथ जो कल भी हम लोग बात कर रहे थे, रणनीति के तहत अब देखिए, एनडीए ने तो तय कर दिया कि उनकी पार्टी के सारे प्रदेश अध्यक्ष एक साथ सभी जिलों में बैठक करेंगे, और उनमें प्रखंड अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक, मतलब सारे प्रदेश अध्यक्ष। आपके यहां तो बिल्कुल कुनबा ही बिखरा हुआ है, ना आपके साथ कांग्रेस खड़ी होती है, ना आपके साथ माले की सभा होती है, कोई एक हो भी गई तो उसका कोई माने मतलब नहीं है। हाँ भाई, इसी में देखिए ना भाई, इसी 4 उपचुनाव में कांग्रेस के किस नेता ने प्रचार किया आरजेडी के लिए जाकर के, या माले के लिए? जब जब अलायंस है तो अलायंस के सारे लोगों को कैंपेन करना चाहिए था ना, तो कहाँ कैंपेन किया लोगों ने? बाकी जब यहाँ तो सब लोग एक दूसरे के लिए कैंपेन कर रहे थे, सम्राट चौधरी भी कैंपेन कर रहे थे और ललन सिंह भी कैंपेन कर रहे थे, अशोक चौधरी भी कर रहे थे, जिसको जहां ड्यूटी लगी थी वो सब आदमी कर रहा था। बिल्कुल। इंडिया ब्लॉक में अलायंस पार्टनर कहाँ जाकर के कैंपेन कर रहे थे? तो कोई किसी के लिए कैंपेन नहीं कर रहा था, सबको एक दूसरे के उसके हवाले छोड़ा हुआ था, जिसका चुनाव था उसके लिए उसको छोड़ा हुआ था कि आप लड़ लीजिए। तो ये ये भी एक सिस्टम है कि अलायंस के साथ आप अलायंस के पार्टनर्स के साथ अपने संबंधों को बहुत सीमेंटेड नहीं कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल तक उसका मैसेज पहुंचे, जमीनी स्तर तक दोनों तीनों चारों पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, या जो कोर वोट है, जो कास्ट का जो वोट कॉम्बिनेशन है, सोशल इंजीनियरिंग है, उसको आप बहुत उस फैब्रिक को आप बहुत मजबूत नहीं कर रहे हैं। तो आपने ये जो कोऑर्डिनेशन ड्राइव शुरू होने वाला है एनडीए का, ये तो अपने आप में एक बड़ी बात है। मतलब इस तरह का कोऑर्डिनेशन ड्राइव शुरू करना, ये एक आगे की सोच दिखाता है कि हमको ग्राउंड लेवल पर सीमेंटेड कर रहा है। क्योंकि जातियों का देखिए सोशल कॉन्फ्लिक्ट बहुत है बिहार की सोसाइटी में, खासतौर से ग्राउंड लेवल पर ये नहीं हो सकता है कि आपने एक बड़ा समीकरण बना लिया है तो उस समीकरण की सारी जातियां आपके साथ वोट करें। ग्राउंड लेवल पर बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, दलितों के अंदर दलित, महादलित का, पिछड़ों में पिछड़ा, अति पिछड़ा का, अति पिछड़ों में भी अलग अलग जातियों का, उपजातियां एक दूसरे को वोट नहीं करती हैं। तो उसको कैसे सीमेंटेड करेंगे, ये तो लोगों को सीखना चाहिए। हम तो बीजेपी की मतलब एक हैरान हुए हम ज्ञानेश्वर जी देख करके कि महाराष्ट्र में किस तरह से उसने 350 उपजातियों के लिए अलग अलग काम किया। 38% जो पिछड़ी जातियां हैं उनमें 350 उपजातियां हैं, उन सभी उपजातियों के लिए अलग अलग उन्होंने कमीशन बनाए, उन उपजातियों के महापुरुषों के नाम पर योजनाएं शुरू की उनको साधने के लिए। तो ये उस लेवल पर काम करना होता है, तभी वो सीमेंटेड होगा, तभी आपके साथ आएगा। नहीं तो सिर्फ एक बड़ा अम्ब्रेला बना देने से नहीं आ जाएगा। भाई बीजेपी ने तो अम्ब्रेला हिंदुत्व का बना रखा है, तो उसको क्यों जरूरत पड़ रही है ग्राउंड लेवल पर सारी जातियों उपजातियों को साधने की? तो ये आरजेडी को तो उतनी उपजातियां भी नहीं साधनी है, उनका तो दो तो मेन कॉम्बिनेशन है, 32% का तो दो ही जाति। जिलों की तारीखों की घोषणा हो गई कि दिलीप जायसवाल भी साथ जाएंगे, उमेश कुशवाहा भी रहेंगे, राजू तिवारी भी रहेंगे, जीतनराम मांझी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार भी रहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे। बजाबता किस जिले में किस तारीख को ये सारे लोग होंगे और प्रखंड से लेकर जिला स्तर के अध्यक्षों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे, इसकी बजाबता घोषणा हो चुकी है दीजिए। हाँ, तो ये आगे की जनवरी में शुरू होना है। ये जो ड्राइव है, उससे पहले आप देखिए लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद उपेंद्र कुशवाहा यात्रा कर रहे थे। तो मतलब एनडीए का कोई ना कोई पार्टनर, मतलब यात्रा चल रही थी उनकी, और बाकी लोग भी एक्टिव थे। और सरकार में होने का क्या लाभ होता है, वो आज फ्रस्ट्रेशन जो सुरेंद्र यादव का हमने देखा, उसमें ये भी कह रहे थे, मतलब सरकार गुंडागर्दी कर रही थी। तो आप ये, हाँ, तो इस बात को आप एक्सेप्ट करिए ना कि भाई आगे के लिए भी करेगा वो, जब वो सरकार में है। और अब ये कल भी हम लोग झारखंड के संदर्भ में बात कर रहे थे, तो ये हुआ ना कि महाराष्ट्र हो या झारखंड हो या हरियाणा हो, जो सरकार में रहता है उसके पास साधन है, वो खुले दिल से पैसा बांटता है और योजनाएं चलाता है, उसका लाभ मिलता है। तो हम तो अजीत जी वैसे चुनाव भी देखे हैं 1990 के दौर में, जब चुनाव आयोग को पूरा चुनाव ही निरस्त काउंटरमैन कर देना पड़ता था। याद है ना? पटना का चुनाव याद होगा, देखिए पूर्णिया का चुनाव याद होगा, कि काउंटरमैन कर दिया गया चुनाव, 300 होते थे। पूरा चुनाव रद्द करना पड़ा। आप देखिए 95 का चुनाव जो टीएन सेशन ने 3 बार तारीख बढ़ाई, मतलब सुरक्षा व्यवस्था की चिंता में 3 बार पूरे प्रदेश के चुनाव की तारीखें बढ़ी थी।
तो इतना बड़ा कंसर्न होता था सुरक्षा बिहार में, आज तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं। आज तो बड़ी शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से वोटिंग हो जाती है, हर जगह वीडियोग्राफी हो रही होती है, लोग भी वीडियो बना रहे होते हैं। लेकिन आप जिस वो इशारा कर रहे थे, वो इशारा तो हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि सरकार बैठी हुई थी वहां, वहां समानांतर एक सरकार चली। जब तक एक मुख्यालय रहा, पटना का एक्सटेंशन काउंटर बन गया था वहां बेलागंज में, अशोक चौधरी वहां बैठे हुए थे, और ये था कि किसी भी तरह से सरकार की जो योजना लागू करनी है उसको लागू करना है। तो आप उससे रोक थोड़े सकते हैं। सरकार की जो योजनाएं चल रही, मान ली ऑनगोइंग कोई योजना है, तो ये तो सरकार का डिस्क्रिप्शन होता है कि कहां ज्यादा खर्च करना है, तो उसने खर्च किया। सारे उपाय तो हर आदमी चुनाव जीतने के लिए करता ही है ना, कोई ऐसी नई बात तो है नहीं। तो आपको ये डिसएडवांटेज है आपकी, आप अपोजिशन में है और सरकार के हाथ में सारी चीजें हैं कि वो बहुत चीजें करके, लोक लुभावन काम करके, मुफ्त की रेवड़ी बांट करके आपको और नीचे करे। तो आपको तो दुगनी मेहनत करने की जरूरत है, तो आप दुगनी मेहनत भी नहीं कर रहे हैं। आपका समीकरण बिगड़ गया, इस बात को भी आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ये अच्छी बात है कि सुरेंद्र यादव ने, माफ करिएगा, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि प्रशांत किशोर हमको हरवा सकते हैं। अब ये बात इसलिए उन्होंने कही कि ये तो प्रयोग था, तो प्रयोग हुआ 4 जगह। अब इस प्रयोग को बिहार की 243 सीटों पर आजमाया जा सकता है। और उन्होंने पहले कहा हुआ है, ये नतीजा तो आया कि अमजद को 17,000 वोट आ गए, मोहम्मद अमजद को। लेकिन इस चुनाव के पहले ही प्रशांत किशोर ने कहा था कि आप जहां मुसलमान दीजिएगा वहां नहीं देंगे, लेकिन जहां आप नहीं दीजिएगा और आबादी ज्यादा होगी हम देंगे। तो वहां पर वो देंगे, 40 मुसलमान, हाँ, और वो देंगे तो उसको वोट देने से कैसे रोक लीजिएगा जी। आप? अगर लालू यादव के और तेजस्वी यादव ने मुसलमान कैंडिडेट नहीं दिया है और वहां प्रशांत किशोर का मुस्लिम कैंडिडेट है, ठीक ठाक सामाजिक कार्य करता है, उसकी पकड़ है और प्रशांत किशोर कैंपेन कर रहे हैं, तो कोई कैसे रोक लेगा उसको वोट देने से? बिल्कुल। आप इस बात को ठीक करिए ना। आप उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं। और दूसरी ओर नीतीश कुमार है जो रिप्रेजेंटेशन बढ़ा भी रहे हैं, दे भी रहे हैं। वो अभी एमएलसी भी बनाया उन्होंने, वो मंत्री बनाया जो आप चर्चा कर रहे थे, तो और उनके लिए सद्भाव की बात भी कर रहे हैं, तो उनकी तरफ भी कुछ वोट जाएगा। कुछ कास्ट का कैंडिडेट होगा उसकी तरफ भी वोट जाएगा, ओवैसी का कैंडिडेट हर जगह लड़ता ही है, कुछ उसकी तरफ भी वोट जाएगा। और जहां दूसरी पार्टियां यादव उम्मीदवार उतारेंगी उसकी तरफ यादव का भी वोट जाएगा। तो आप किस आधार पर चुनाव लड़िए? तो ये तो बड़ी भारी चिंता की बात हो गई है, जो हम लोग लगातार, मतलब जब से उपचुनाव हो रहे हैं तब से उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, और आज वो बात खुल करके सामने आ गई। सुरेंद्र यादव ने कह दिया, उन्होंने तो एकदम मान ही लिया ना कि मुसलमान के वोट में वो चाहे इधर उधर की जो बातें कर रहे हो, लेकिन 17,000 वोट आया है अमजद को, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और रामगढ़ में दिखा ही आपने कि देखिए बसपा ने कैसे यादवों का वोट प्राप्त कर लिया और कैसे मुसलमानों का वोट प्राप्त कर लिया। इमामगंज में भी देखिए जितेंद्र पासवान को जो मत आया है वो सिर्फ पासवान का मत थोड़े है, उसमें मुसलमानों का मत है, उसमें सवर्णों का मत है। इसलिए तो भाई एनडीए में चिंतित हो रही है। हाँ, तो ये यादव का वोट जैसे गया रामगढ़ में, और दूसरी जगह भी जाएगा ना जहां आप यादव कैंडिडेट नहीं देंगे, और दूसरा जो अलायंस में एनडीए हो या आपका जो प्रतिद्वंदी 2 ताकतें होंगी, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी और एनडीए की 5-6 पार्टियां, अगर वो भी यादव उतारेंगे चुनाव में, तो जहां आपका यादव नहीं है वहां तो यादव उसकी तरफ जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? अगर उसको लग रहा है कि उसके साथ दूसरे वोट जुड़ रहे हैं और वो चुनाव जीत सकता है, तो आज तो हर आदमी, हर जाति अपनी संख्या बढ़ाने के हिसाब से वोटिंग कर रही है ना, कि हमारा ज्यादा विधायक जीतेगा तो हमको फायदा होगा। तो आप उसको नहीं रोक सकते। ये जो कास्ट का, अब इसका मतलब है कि कास्ट का जो हम लोग बार बार कहते हैं कि खूंटा टूट रहा है, कोई जाति किसी एक पार्टी से बंध के नहीं रहनी है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का मन होगा यादवों के मन में, लेकिन कहीं यादव बीजेपी का कैंडिडेट होगा और वहां दूसरे लोग उसको वोट दे रहे होंगे तो यादव भी उसको वोट देगा। इसलिए ये अब इस बात पर खतरा है, कोर वोट के ऊपर खतरा है, यादव मुसलमान के कोर वोट पर खतरा है। उस खतरे को दूर करने के उपाय करें। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात जो हम लोग कई बार हम पहले कहे कि आप डिसएडवांटेज के पोजीशन में हैं, उससे निकलने के लिए आप दुगनी 3 गुनी मेहनत करिए। आपके लिए 24 घंटे कम होने चाहिए। 24 घंटा आपको, आप उसको 26 घंटा करिए, आप उसको स्ट्रेच करिए, आप ज्यादा मेहनत करिए, आप ज्यादा ग्राउंड कवर करने की जरूरत है। नहीं तो ये आप जब चुनाव का शेड्यूल घोषित हो जाएगा और आप रैली करने निकलिएगा तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। ये बात ये इस उपचुनाव में भी पता चला, इसके पहले भी पता चला, और जिन लोगों ने भी मेहनत की है उनको लाभ मिलता है। जनता देखती है, जनता ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके बैठी हुई है कि किसी को वोट देने के लिए। कोई, हमने जब कहा कि खूंटे में नहीं बंधा है, तो वो बीजेपी के भी खूंटे में नहीं बंधा होगा। आपको आप काउंटर कर सकते हैं उसको। आप मुख्य विपक्षी पार्टी है, 80 एमएलए हैं, 80 एमएलए की ड्यूटी तो लगाइए, उसको कहीं जिम्मेदारी तो लगाइए, उसका कोई काम तो लगाइए उसको। बीजेपी जैसी पार्टी बैठने नहीं देती है एक दिन अपने लोगों, उनका कार्यक्रम लगा रहता है, उनके लोग गांव में प्रवास कर रहे होते हैं, कोई ना कोई ड्राइव चल रहा होता है, कोई ना कोई अभियान चल रहा होता है। लेकिन जबकि समस्या ये है ना कि जब आप खुद काम पर लगिएगा तभी आप काम पर लगा पाएंगे।
हाँ, बिल्कुल कि बिल्कुल। आप खुद काम नहीं कीजिएगा और हम्म, दूसरे को सिर्फ निर्देशित करते रहिएगा, तो ये नहीं चलने वाला है। आप देखिए ना कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह किस तरीके की मेहनत करते हैं, किस तरीके की मेहनत करते हैं। कोई उदाहरण है क्या? हाँ? दूसरा कोई उदाहरण मिलेगा नहीं। 24 घंटे महाराष्ट्र कैसे जीतना है, महाराष्ट्र यदि बिल्कुल कठिन प्रदेश था तो अमित शाह ने कौन सी बुद्धि नहीं लगाई। हाँ हाँ। और आपने वो जीत हासिल कर ली। हाँ, तो ये बात हर आदमी, जो बात राहुल गांधी के लिए कही जाती है कि जी। आप पार्ट टाइम, पॉलिटिक्स पार्ट टाइम जॉब नहीं है ना, कि पार्ट टाइम हम्म, जॉब करेंगे आपको, या ना सरकारी नौकरी की तरह है कि जी। 9 से 5 राजनीति करनी है। हम्म, यहाँ तो सोते जगते राजनीति करनी होती है, सोते जगते राजनीति करनी होती है। आप कितने लोगों से बात कर रहे हैं, किन लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, संगठन का क्या काम कर रहे हैं, ये सब चीजें देखनी होती है। आप ऐसे दौरे क्यों, मतलब ऐसे दौरे होने चाहिए। अचानक नेता तो उठे, किसी जिले में पहुंच जाए, किसी शहर में पहुंच जाए, किसी प्रखंड में पहुंचे, सामाजिक कार्यक्रमों में पहुंचे, जाकर के लोगों से मिले जुले, ये तो सबसे जरूरी चीज है ना आज की तारीख में। बिल्कुल। और जितना बिल्कुल। लोकलाइज चुनाव होता जाएगा उतना आपको ज्यादा कनेक्ट करना होगा, लोगों के पास ज्यादा जाकर के ग्राउंड कवर करना होगा। तो आरजेडी के जो सुप्रीम लीडर अभी हैं तेजस्वी यादव, अभी ये लैक कर रहे हैं। उनके पास पता चलिए, नहीं तो किस अब तरह की। एनडीए की ओर चलते हैं, एनडीए की ओर चलते हैं। जीतन राम मांझी तो अभी बोलेंगे, लेकिन उसके पहले आनंद मोहन ने बोलना शुरू कर दिया। चिराग जी, क्या आप पासवान के नेता हैं? आप क्यों नहीं गए इमामगंज? आप एनडीए में हैं, प्रेस्टिजियस सीट थी। हाँ? और यदि आप पासवान के नेता हैं तो 37,000 वोट जितेंद्र पासवान को कैसे आ गया, यह बात तो आपको प्रमाणित करनी होगी। तो देखिए, एनडीए में भी घमासान है कि इमामगंज में जनसुराज प्रशांत किशोर की उम्मीदवार जितेंद्र पासवान को 37,000 मत कैसे आया। देखिए, कल हम लोग जब झारखंड की बात कर रहे थे तो जयराम महतो का उदाहरण तो दे ही रहे थे कि भले ही एक ही सीट पर जीत मिली, लेकिन हर सीट पर उनके उम्मीदवारों ने जो प्रदर्शन किया है वह तो बेमिसाल है ना। और जो स्थापित पार्टियां हैं उनके लिए भविष्य में खतरे की घंटी है। हाँ, तो ये प्रशांत किशोर ने तो खतरे की घंटी बजाई दी है। जी। 1 महीने 1.5 महीने की पार्टी है, 10% वोट आया है। और हम्म, उसमें भी जो खासतौर से जिस इमामगंज सीट की हम लोग बात कर रहे हैं, वहां तो 37,000 वोट आए। जी। 35,000 वोट, आपने ठीक कहा कि वो कोई पासवान का खाली वोट नहीं है, उसमें हम्म, फॉरवर्ड्स के भी वोट हैं, जो एनडीए का वोट था। हम्म, पासवान भी एनडीए का वोट है। मतलब ये बिल्कुल। दोनों एनडीए के वोट हैं। जो लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने आरजेडी को हरा दिया या इंडिया ब्लॉक को हरा दिया और बीजेपी की बी टीम है, उनको इमामगंज का नतीजा देखना चाहिए। हम्म, जीतन राम मांझी की पार्टी जीत गई है, जीतन राम मांझी की बहू जीत गई है, लेकिन वहां संभावना ऐसी थी कि प्रशांत किशोर की वजह से वो चुनाव हार जाएंगे। हम्म, ऐसी ही संभावना रामगढ़ में भी थी कि प्रशांत किशोर की वजह से अशोक सिंह चुनाव हार जाएंगे। 1400 वोट बिल्कुल। से जैसे जैसे वो जीते हैं, क्योंकि अगर उतना ही 1,500-2,000 और वोट कुशवाहा कैंडिडेट को मिल गया रहता तब तो हार ही जाते हो, तब तो बसपा जीत जाती नहीं, वहां। वो तो देखिए रामगढ़ में साफ साफ समझ में आया ना कि देखिए अंत में एंटी यादव मोबिलाइजेशन हो गया। हो कि गया वहां हाँ। हाँ, वहां कुशवाहा को लगा और ब्राह्मण को लगा। ठीक है, हमारी पसंद में प्रशांत किशोर हो सकते हैं, सुशील कुशवाहा हो सकते हैं, प्रशांत किशोर नहीं प्रशांत किशोर पांडे हो सकते हैं, लेकिन वह उम्मीदवार सुशील कुशवाहा जीत नहीं रहा है और सुशील कुशवाहा को हम मत दे देते हैं। तो अब भी सुशील कुशवाहा जीतेंगे नहीं, वहां सतीश यादव एलियस पिंटू यादव चुनाव जीत जाएंगे। तो एंटी यादव मोबिलाइजेशन हो गया रामगढ़ में। हाँ, तो इसका मतलब कि किसी मंशा से तो प्रशांत किशोर ने नहीं खड़ा किया था ना कि हमको जी। एनडीए को जिताना है या इंडिया ब्लॉक को हराना है। जी। वो तो इस तरह की राजनीति हो रही थी वहां की, एटलीस्ट 2 जगह उनके कैंडिडेट की वजह से एनडीए हार जाएगा, 2 जगह इंडिया ब्लॉक हार जाएगा। तो जी। उन्होंने तो किसी एक को हराने के लिए नहीं किया है ना। ये जो सुरेंद्र यादव कह रहे थे कि हरवा दिया, तो हम्म, हरवा तो किसी को भी सकते हैं। वो तो हम्म, वो सोच करके तो नहीं गए हैं कि हम आरजेडी को हरवाएंगे। इमामगंज वो सीट है जहां उनकी वजह से एनडीए का उम्मीदवार चुनाव हार सकता था। बिल्कुल। लेकिन अब ये चूंकि पासवान का भी वोट एनडीए का वोट है और हम्म, फॉरवर्ड का वोट भी एनडीए का वोट है। जी। यादव मुस्लिम का भी कुछ वोट मिला है, लेकिन हम्म, उससे ज्यादा पासवान और फॉरवर्ड का वोट गया है जितेंद्र पासवान को, जो दोनों हम्म, एनडीए का वोट है। तो एक तो ये प्रशांत किशोर वाली क्लियर होना चाहिए स्थिति कि वो आरजेडी और इंडिया को हराने के लिए नहीं लड़ रहे हैं या एनडीए हम्म, को ही हराने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वो अपने हम्म, अपने जीतने या अपना एक मार्क बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बात जो आनंद मोहन ने ये पूछा, हम्म, दोनों उनके बहुत वैलिड सवाल है। बिल्कुल। और सीधा सीधा चिराग पासवान की इंटीग्रिटी पर सवाल है हम्म, कि भाई आपकी ईमानदारी सवालों के घेरे में है। या तो आप पासवान के नेता नहीं है, हम्म, या अगर पासवान के नेता है तो आपने एनडीए के साथ धोखा किया है। हम्म, यही 2 बातें होंगी। आप हम्म, पासवान के नेता नहीं है तो नहीं है, तो हम्म, फिर आपकी क्या जरूरत है, फिर आपकी क्या प्रासंगिकता है। और सही बात है। है और धोखा कर रहे हैं, तब भी आपकी क्या हम्म, जरूरत है।
जब आप रह के अलायंस में रह के और धोखा करेंगे, तो अब पहले आपने खुले तौर पर किया, जब आप बिल्कुल। उस समय एनडीए की एक पार्टी को आपने कहा कि हम बीजेपी को जितवाएंगे, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनवाएंगे, हम नरेंद्र मोदी के हनुमान है, कह के आप नीतीश कुमार को हरवा रहे थे 2020 में। तो एक बार आप खुले तौर पर लड़ रहे थे, दूसरी बार आप छद्म रूप से जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं एनडीए को। तो ये दोनों सवाल जो उन्होंने बड़ा इंटेलिजेंटली आनंद मोहन ने ये पूछा है, ये कटघरे में खड़ा किया उनकी ईमानदारी को, कि आप बताइए नेता है कि नहीं है, और नेता है तो फिर कैसे वोट आ गया जितेंद्र पासवान को। उनकी उनकी इस बात को लेकर के भी थी, शिवहर से तो लवली आनंद जी चुनाव जीत गई हैं, लेकिन जितना क्लोज फाइट था, जितना क्लोज कॉन्टेस्ट था वहां तो एनडीए के बाकी सारे घटक दलों को पूरी ताकत लगानी चाहिए थी ना। तो 3 बार, जैसा उन्होंने कहा आनंद मोहन जी ने, कि 3 बार कार्यक्रम दे करके और आप नहीं आए, और उन्होंने ये भी कहा कि आप वैशाली में हमारा वोट ले रहे थे। हाँ, वैशाली में लेते हैं, हाजीपुर में लेते हैं, लेकिन जहां हमारी जरूरत है वहां आप पाते नहीं है, और वहां आपके मतदाता हमको वोट करते नहीं है, तो फिर आप हैं क्या? आप किस बात के नेता हैं भाई, आप किस बात के पासवान के नेता हैं? या तो ऐसा भी आपका डिक्टेट होता कि आनंद मोहन को जाने की जरूरत थोड़े, आनंद मोहन कहीं नहीं गए तब भी ये उनका मैसेज हो गया कि राजपूत वोट करेगा तो राजपूत वोट करता है। तो नेता तो इस तरह का होना चाहिए ना, कि आप पासवान के नेता हैं, या नहीं आए तो आप मैसेज दीजिए, जारी करिए अपने पासवान के वोट को कि हमको वोट मिले या एनडीए को मिले। आप इमामगंज नहीं गए, लेकिन दूर से ही इंश्योर तो करते कि इमामगंज में पासवान का वोट मिले। और देखिए ना, आपकी पार्टी ऐसी है कि जब झारखंड में आपको एक सीट मिली, देखिए आपका सम्मान रखा गया, तो एक सीट पर लड़ने के लिए भी आपके पास अपना उम्मीदवार नहीं था, आपने आरजेडी से इंपोर्ट किया और उसे चुनाव लड़ाया, जीत गई, यह दूसरी बात है। लेकिन आपकी पार्टी की ताकत क्या है, सांगठनिक क्षमता क्या है, यह इस बात को प्रदर्शित तो करता ही करता है ना। हाँ, और आप कह रहे थे, जबकि आप कह रहे थे कि हमको 11 सीटें चाहिए अलायंस में, 11 सीट चाहिए, नहीं तो हम 40 लड़ेंगे। तो इसका ये बात कहने के पहले तो आप 40 पर तैयारी किए होते ना, या कम से कम 11 पर आपकी तैयारी होती। तो 11 छोड़िए, एक पर भी तैयारी नहीं थी, एक पर भी आपके पास जीतने लायक उम्मीदवार नहीं थे। आपकी पार्टी के लिए सारी शक्ति और सारा संसाधन जुटा रहे थे वीरेंद्र प्रधान, वे तो बस उदासी हो गए। हाँ, उनको लग रहा था कि उन्हें मौका मिल ही जाएगा। नहीं, पूरी पार्टी रामविलास पासवान जी के समय में झारखंड में जिन लोगों ने पार्टी को कैरी किया, अपने कंधे पर ढोया, उनमें से सब लोग हाशिए में चले गए, किसी को कोई पूछ नहीं है। आपने दूसरी पार्टी से एक ले आकर के उम्मीदवार लड़ाया, वो चुनाव जीत गया, चूंकि आंधी चल रही थी हेमंत सोरेन की, उसमें आपको कुछ नहीं करना था। उसके बाद उसके सामने पोलराइजेशन हो रहा था, उस पोलराइजेशन में आपका कैंडिडेट जीत गया, क्योंकि जहां ये तो घनघोर पोलराइजेशन था, मतलब हेमंत के पक्ष में, हेमंत के विरोध में, बाकी लोग तो कोई लड़ाई में था नहीं। तो आपकी पार्टी हेमंत सोरेन के विरोध में खड़ी थी, वहां आपका चुनाव उस पोलराइजेशन की वजह से चुनाव जीत गया। और यहाँ जहां असली लड़ाई हो रही थी, जो सबसे प्रेस्टिजियस सीट थी, जो आनंद मोहन ने कहा कि इमामगंज की सीट थी, केंद्रीय मंत्री की सीट थी, उस सीट पर आप चुनाव लड़ने, उस चुनाव प्रचार करने नहीं गए, और आपने ये भी सुनिश्चित नहीं किया कि पासवान का वोट वहां मिले। ये सवाल आगे लंबे समय तक एनडीए को और चिराग पासवान को परेशान करने वाला है। और हम लोग इस पर पहले एक बार काफी विस्तार से इस पर चर्चा किए थे कि ये जो एससी आरक्षण में वर्गीकरण का जो मामला है, ये बड़ा सैद्धांतिक मामला है, और उस सैद्धांतिक मामले पर एक स्टैंड है जीतन राम मांझी का, कि वो समर्थन में है। वो चाहते हैं कि दलितों का जो आरक्षण है, 15-15.5% जो आरक्षण मिलता है, उस आरक्षण के भीतर आरक्षण हो, और उस आरक्षण में जो ज्यादा वंचित दलित जातियां हैं, जिनको आरक्षण का अब तक ज्यादा लाभ नहीं मिला है, उनको अतिरिक्त लाभ मिले। ये बात वो कह रहे हैं, और इस बात को मानने को बीजेपी सैद्धांतिक रूप से तैयार है, चूंकि हरियाणा में उसने लागू भी कर दिया कैबिनेट की बैठक करके, और एक कमेटी भी बन गई कि किस तरह से इसको लागू करें। और दूसरी तरफ चिराग पासवान है, जो सबसे मजबूत दलित जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि वर्गीकरण, बिल्कुल वर्गीकरण नहीं हो, इसका मतलब 20% आरक्षण, 15% जो आरक्षण है उसमें ज्यादा आपको मिल रहा है, इसलिए आप नहीं चाह रहे हैं। तो वहां भी क्लास स्ट्रगल हो गया। तो क्लास स्ट्रगल तो ग्राउंड लेवल तक जाएगा, अगर आप क्लियर नहीं करेंगे। एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उस वोट पर एनडीए का ही नियंत्रण माना जाता है। नीतीश कुमार ने महादलित की राजनीति की है, तो क्या ऐसी स्थिति आ सकती है कि नीतीश कुमार फिर से खुल के महादलित के पक्ष में आए और चिराग पासवान को आइसोलेट किया जाए? इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर चुनना होगा तो 5% पासवान वर्सेस 15% महादलित में से चुनना होगा। दलित महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा, नीतीश कुमार की रणनीति। और अभी तो जीतन राम मांझी को बोलना बाकी है, अभी तो आनंद मोहन ही बोले हैं। जीतन राम मांझी की टीस किस तरीके से उन्होंने, मतलब अंतिम 2-3 दिनों में चुनाव जीता है, नहीं तो जितनी मुश्किलें थी, अंतिम 2-3 दिनों में वे
मतलब एन केन प्रकारे न साम दाम दंड भेद माफी क्षमा सब कुछ के बाद वो चुनाव जीते हैं, तो यह कष्ट उन्हें भीतर से चुभ ही रहा होगा ना, कितना कुछ करना पड़ा। उनको तो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट थी ना, तभी इतनी एक्टिव हुए। उनको अपने अपने 40 साल 50 साल के सक्रिय पूरा राजनीतिक जीवन की सारी संचित उनको लगानी पड़ी ताकत, तब जाकर के ये चुनाव जीते। वो इतना नजदीकी मुकाबला था। और जिस दिन हम लोग एग्जिट पोल पर बात कर रहे थे, आपने भास्कर ऑनलाइन को कोट किया, जिसके एग्जिट पोल में आरजेडी के कैंडिडेट जीत रहे थे। लेकिन वो तो हम लोगों के पास एक सूचना थी, अपने तंत्र थे कि उन्होंने नक्सल इलाके में किस तरह का प्रबंधन किया है, अपने पुराने सारे संपर्कों को किस तरह से निकाला है कि वो इससे ओवरकम कर रहे हैं, इस हर्डल को पार कर रहे हैं। तो उनको तो और ग्राउंड रिपोर्ट है, उनको पता है, एक गांव की रिपोर्ट पता है कि कहां पासवान ने उनको वोट नहीं दिया, कहां क्या मैसेज हुआ, चिराग पासवान की क्या भूमिका रही। लेकिन वो बोल इसलिए नहीं रहे कि वो कैबिनेट मिनिस्टर है। देखिए, आनंद मोहन जी अभी एक स्वतंत्र आदमी व्यक्ति हैं, वो न एमएलए है, न एमपी है, न किसी पार्टी के पद पर है। तो वो उनको बोलने में दिक्कत नहीं है, और वो हमेशा बोलते रहे, वो रहते तब भी बोल सकते थे, उनकी बात ही अलग रहती है। लेकिन जीतन राम मांझी कैबिनेट मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि हैं वो, तो इसलिए वो नहीं बोल सकते हैं अपने एक दूसरे कलीग के बारे में। चिराग पासवान भी उनके साथ कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, तो इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन उनको जहां अपनी रिपोर्ट देनी होगी, बतानी होगी, वो बात उन्होंने बता दी होगी। और इस बात को लोग कंसीडर करेंगे, पता नहीं बीजेपी कितना करेगी। नीतीश कुमार को बहुत ही कंसीडर करेंगे। नीतीश कुमार को एकदम, मैंने इस समय विधानसभा चुनाव में नो नॉनसेंस मूड में होंगे। वो ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इस तरह का कोई कंफ्यूजन हो। तो वो अपना, उनका तो दलित महादलित का पुराना फॉर्मूला है, वो आ जाएंगे उस पर कि वो कर लेते हैं, महादलित को हम लोग तरजीह देंगे। अब चिराग पासवान को डिसीजन करना है कि वो उसके साथ जाते हैं या कोई स्वतंत्र राजनीतिक रास्ता लेते हैं, जिसकी चर्चा काफी दिनों से हो रही है। चलिए, तो देखिए, बिहार में तूफान तो उठ खड़ा हुआ है, और प्रशांत किशोर ने जो किया है और जो कर रहे हैं, उसके कारण दोनों ही गठबंधन, मतलब इंडिया ब्लॉक में और एनडीए में, मतलब कोहराम है कि प्रशांत किशोर की चाल किसे नुकसान पहुंचाएगी और क्या क्या होगा। तो इस पर चर्चा जारी रखेंगे हम। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।